वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी में। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और ये है पार्ट नंबर 7। ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरोजन के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हम कोरोजन को कैसे रोकें, उसके प्रिवेंटिव मेथड्स जो हैं, जो प्रिवेंटिव मेथड्स हैं उसको देखेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे एलॉयज के बारे में कि एलॉयज क्या होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो कोरोजन टॉपिक है ना, इसको हम लोग ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर डिस्कस करे हैं? जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसके हम लोग लास्ट लेक्चर यानी शायद वो लेक्चर नंबर 4 था, तो उसमें हम लोग एंड में सबसे लास्ट में कोरोजन वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पर भी आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लर्निंग पे फोकस करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम नई नई चीजों को सीखें और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हैंडल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन फिर से रिवाइज कर लेते हैं कोरोजन की। डेफिनेशन है द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से? या तो एयर के, या तो मॉइस्चर के, या फिर किसी केमिकल के सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। इसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, जो हमारे मेटल्स होते हैं, इसको क्या होता है टाइम के साथ धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है ये मेटल्स खोखले होने लगते हैं, ये जो है ईट अप हो जाते हैं। किससे ईट अप होते हैं? जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है उससे, मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब थोड़ा थोड़ा जो पानी होता है, अमाउंट ऑफ लिटिल वाटर, इसको क्या कहते हैं? मॉइस्चर। या फिर केमिकल, केमिकल्स में कह रहा है जैसे एसिड, और भी केमिकल्स हो सकते हैं। एसिड को ये एक छोटा सा एग्जांपल देके कह रहा है। ऑन देयर सरफेस, मेटल्स के सरफेस पर इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, जब हम मोस्ट ऑफ द मेटल्स को ओपन छोड़ देते हैं, या फिर जिसको हम कहते हैं एक्सपोज टू एयर, जब एयर से एक्सपोज कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो मेटल्स है ना, ये टाइम के साथ कोरोड होने लगता है। अब इसमें हमारा बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आयरन मेटल का। आयरन मेटल का तो आप लोगों ने अपने आसपास भी सराउंडिंग में कई बार एग्जांपल दिखा होगा कोरोड होने का। और एक और नई बात, जब हम आयरन मेटल का केस पढ़ते हैं तो उस केस में जो कोरोड वर्ड है, ये कोरोड वर्ड हम लोग ना यूज़ करके हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रस्ट वर्ड। और वो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं रस्टिंग। तो ये भी एक नया पॉइंट देख लेते हैं। क्या है? द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जो हमारा आयरन का, आयरन मेटल का जो कोरोजन प्रोसेस होता है उसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। वाइल अदर मेटल्स आर सेड टू बी कोरोड, आयरन इज सेड टू बी रस्ट, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया। तो मैं ये पॉइंट कह रहा था बच्चों कि जैसे आयरन रॉड आप लोगों ने आसपास देखा होगा, तो क्या होता है जब आयरन रॉड को या फिर आयरन मेटल को जब हम सराउंडिंग में खुला में ऐसे छोड़ देते हैं कई दिन तक, तो इस पे क्या होता है, एक रेड ब्राउन कलर का, या फिर आप जिसे कहते हैं ब्रिक कलर का, तो क्या होता है एक्चुअल में एक रेड ब्राउन कलर का इस पे एक लेयर फॉर्म हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। अभी जो रस्ट है, रस्ट का नेचर होता है सॉफ्ट एंड पोरस। जो हमारा रस्ट होता है वो सॉफ्ट होता है नेचर में और पोरस होता है नेचर में। तो क्या होता है, जब जैसे जैसे टाइम बीतता है समय के साथ क्या होता है, जो हमारी आयरन ऑब्जेक्ट है जिसपे रस्ट लग चुका है, ये धीरे धीरे गिरने लगता है। ये टाइम के साथ ग्रेजुअली फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है। और फिर उसके नीचे का जो आयरन है वो स्टार्ट हो जाता है कोरोड होना, या फिर उस पर रस्टिंग शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो आयरन का जो कोरोजन का प्रोसेस है या फिर जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो होता क्या है, सबसे पहले आपका जैसे ये आयरन रॉड हो गया, पहले ऊपर के लेयर और नीचे के लेयर कोने कोने में लगा। तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो ये पार्ट आपका जो है नीचे गिर जाता है। अब ये पार्ट जब नीचे गिर गया तो ये जो अंदर का मटेरियल बचा ना, अंदर वाला पार्ट, इस पे क्या होता है, ये धीरे धीरे कोरोड होने लगता है, इस पे धीरे धीरे रस लगने लगता है। अब फिर ये टाइम के साथ जो है नीचे गिर जाएगा। तो क्या होता है, एक तरह से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहता है। और अल्टीमेटली एंड में क्या होता है, जो आपका होल आयरन रॉड था या फिर जो भी आपका होल आयरन का ऑब्जेक्ट था वो खत्म हो जाता है। और इसलिए ही जो हमारा कोरोजन ऑफ मेटल्स है वो हाईली अनडिजायरेबल प्रोसेस है। यानी कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे ऑब्जेक्ट्स कोरोड हो या फिर उस पर रस्ट लगे, आयरन जैसे केस में। और साथ में एक छोटा सा पॉइंट आप लोग और नोट कर लीजिएगा कि जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, यानी हायर द रिएक्टिविटी, जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतना ही ईजिली कोरोड होगा, उतना ही ईजिली या फिर उतना ही रेडिली कोरोड होगा, उतना जल्दी कोरोड होगा।
अब जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको हम लोग थोड़ा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है आपका थोड़ा डीप में भी पूछ लेता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो आयरन है वो क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है किससे, या तो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है और साथ में जो वाटर वगैरह प्रेजेंट है, तो इससे रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म करता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसके केमिकल फॉर्मूला को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Fe2O3 डॉट XH2O। ये जो XH2 है ये आपने जैसे वो पढ़ा था ना हाइड्रेशन ऑफ वाटर, उसी टाइप का ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट XH2O। यहाँ पर X है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो इस Fe2O3 के साथ अटैच्ड हैं। तो इन जनरल जो हमारा रस्ट का फॉर्मूला बन जाता है वो होता है Fe2O3 डॉट XH2O, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। आयरन यहाँ कौन से स्टेट में है, आयरन थर्ड स्टेट में है, यानी Fe+3 के फॉर्म में है। और ये जो X है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और ये जो X है ये वेरी करता है, यानी ये फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है। और बाकी इस रस्ट का तो आप लोग कलर जान ही रहे हैं, क्या होता है, रेड ब्राउन कलर होता है, जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ तक आपको कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है कंडीशंस नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जो आयरन का रस्टिंग होता है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर कह रहा है ऑक्सीजन, और सेकेंड पॉइंट कह रहा है प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी कि मॉइस्चर। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एयर और वाटर ये दोनों हमारे क्या है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर रस्टिंग होना है या फिर कोरोजन होना है। अब जैसा पीछे हम लोग ने पढ़ा कि जैसे हमारा आयरन रॉड हो गया, अब आयरन रॉड को जो हम लोग क्या कर रहे हैं, खुला छोड़ दे रहे हैं, या फिर एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं डैम्प एयर। डैम्प एयर का मतलब होता है आपका नम हवा। तो नम हवा में क्या है, आपका एयर तो है ही, ऑक्सीजन है ही, और साथ में नम मतलब क्या है, उसमें मॉइस्चर भी, वाटर भी है। तो डैम्प एयर आपका दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दे रहा है, किसका, एयर का भी और वाटर का भी। तो इसलिए जब डैम्प एयर में हम किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ये कोरोड होने लगता है, इस पर क्या होता है, रस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ठीक इसी तरह अगर हम ऑर्डिनरी वाटर में, क्या है हमारा नॉर्मल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर में, तो जैसा आप लोग को पता ही है कि ऑर्डिनरी वाटर में क्या होता है, एयर डिजॉल्व होता है। इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल क्या है, हमारे नदी वगैरह में, नदी में आप लोग को ध्यान होगा कि क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर में जो है एयर या फिर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, और इसी ऑक्सीजन डिजॉल्व से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स है, वो ऑक्सीजन एक्वायर करते हैं। तो ठीक बच्चों, यहाँ कहने का पॉइंट मतलब ये था कि जो हमारा ऑर्डिनरी वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, उसमें भी एयर डिजॉल्व होता है। तो यहाँ हमारा दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जा रहा है, वाटर का भी, और इसमें जो डिजॉल्व एयर है उससे हमको एयर या फिर ऑक्सीजन मिल जाएगा। और जैसे ही ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा, हमारा जो रस्टिंग का प्रोसेस है या फिर जो कोरोजन का प्रोसेस है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि हमको ये पता चल गया है कि नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, तो इससे हमको ये भी पता चल जा रहा है कि अगर हम एयर और वाटर का सप्लाई रोक दें हमारे रिक्वायर्ड मेटल से, अगर किसी भी मेटल से ये दोनों का हम लोग कॉन्टैक्ट रोक दे रहे हैं, ये दोनों को हम लोग मिलने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम इस मेटल को बचा सकते हैं रस्टिंग से या फिर कोरोजन से। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम यही पढ़ने वाले हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हमारे क्या क्या डिफरेंट मेथड्स है जिससे हम लोग कोरोजन को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन का। रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे कैसे हम लोग रोक सकते हैं। तो इसमें जो पहला मेथड जाता है वो है पेंटिंग से। पेंटिंग से क्या है, हम जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसको रोक सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस मेथड में बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे हमारा आयरन का रॉड हो गया, अब जब हम इसको पेंट कर देंगे तो पेंट करने की वजह से ये जो सरफेस है इससे ना तो एयर मिल पाएगा और ना ही वाटर, यानी हम लोग एयर और वाटर दोनों का कांटेक्ट इस जो आयरन का मेटल है या फिर ये जो रॉड है, जो भी हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उससे एयर और वाटर दोनों का कांटेक्ट हम लोग रोक दे रहे हैं। तो बेसिकली पेंट करने से क्या होगा, इस पर एक लेयर फॉर्म हो जाएगा, लेयर फॉर्म होने की वजह से एयर और वाटर का कांटेक्ट टूट जाएगा, जिसकी वजह से रस्टिंग जो है नहीं होगा, और इस तरह हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हैं। और पेंटिंग जो है हमारा मोस्ट कॉमन मेथड भी है इस रस्टिंग को रोकने का। और इसका कॉमन एग्जांपल हम अपने आसपास ही देख सकते हैं, जैसे कि जो कई सारे दरवाजे होते हैं, विंडोज़ वगैरह हो गए, या फिर आयरन की पाइप्स वगैरह आप लोग देखी होगी, आयरन के पाइप हो गए, या फिर आयरन के जो ब्रिज होते हैं, रेलवे कोचेज़ होते हैं, शिप्स वगैरह।
सब लोग क्या है, सबको जो है हम लोग पेंट कर देते हैं। पेंट करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि उसको रस्टिंग से हम लोग रोक सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑयलिंग या फिर ग्रीजिंग। ऑयलिंग और ग्रीजिंग से भी हम रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग कहाँ पर देखते हैं, टूल्स एंड मशीन्स में। और इसमें भी सेम चीज़ होता है, ऑयल या फिर ग्रीस लगाने से हमारा एयर और वाटर का कांटेक्ट हम लोग रोक देते हैं। और अल्टीमेटली जो हमारा एम है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, इसको हम लोग गेन कर लेते हैं। अभी जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड मेथड है हमारा गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनाइजिंग, जिसको प्रोसेस का नाम दिया है। और इस मेथड को हम लोग कई बार पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली इसमें करते क्या है गैल्वेनाइजेशन में, कि हमारा जो रिक्वायर्ड मेटल है, जैसे आयरन रॉड हो गया, तो इसको क्या करते हैं एक जिंक की लेयर से। किसकी लेयर से बच्चों, जिंक की। यहाँ मेटल का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, जिंक की मेटल से इसको कोट कर देते हैं, जिससे हम इसके रस्टिंग को या फिर कोरोजन को रोक लेते हैं। एक बार इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग। ये एक मेथड है किसको प्रोटेक्ट करने का, स्टील या फिर आयरन को, स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। इसको रस्टिंग से रोकने का मेथड है। और कैसे रोकते हैं, बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। यहाँ पर ये जिंक मेटल इंपॉर्टेंट है, जिंक मेटल आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब इस मेथड में करते क्या है, जैसे हम अपना किसी आयरन का ऑब्जेक्ट को ले लिए, फॉर एग्जांपल ये आयरन रॉड ले लिए। अब इसको क्या करते हैं, एक कंटेनर में डिप करते हैं। ये कंटेनर रहता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग मॉल्टन जिंक ले लेते हैं। यहाँ पर पूरा जिंक भर देते हैं और ये मॉल्टन स्टेट में रहता है। फिर इस रॉड को इसके अंदर डालते हैं, डिप करके निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा आयरन का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक थिन लेयर, एक पतला सा लेयर चढ़ जाता है, किसका, जिंक मेटल का। और यही जो जिंक का मेटल का जो ये जिंक का जो थिन लेयर इसके ऊपर चढ़ा, ये इसको कोरोजन से रोक लेता है। अभी जो गैल्वेनाइजेशन मेथड है, इसके पीछे का साइंस हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, एक तो जिंक मेटल हो गया हमारा, और दूसरा मेटल क्या हो गया, आयरन मेटल हो गया। अब हम सबको पता है कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है आयरन से। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन या फिर हमारा एयर इसे रिएक्ट करता है जिंक से, तो जिंक ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म कर लेता है उस सरफेस पर, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड का एक थिन कोटिंग फॉर्म हो जाता है उस पूरे मेटल पर या फिर उस पूरे सरफेस पर। अभी जो कोटिंग फॉर्म होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसका नेचर क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, जिसकी वजह से जो फर्दर अमाउंट ऑफ एयर है वो इसके अंदर एंटर कर नहीं पाती, जिसकी वजह से जो फर्दर प्रिवेंशन कर देता है हमारा जिंक मेटल का कोरोजन से। अब यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि जैसे आयरन को हमने गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर दिया, तो ये हमारा आयरन क्या होगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन बन गया। अब ये गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है ये तब भी प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी कि ये रस्टिंग से तब भी हमें प्रोटेक्ट करेगा जब हमारे ये जो जिंक का लेयर यहाँ पर फॉर्म हुआ है, या तो ये ब्रेक हो जा रहा है या फिर टूट जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव आयरन से, तो क्या होता है, जिंक इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन के कंपैरिजन में। तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये जो जिंक लेयर फॉर्म हुआ है, अगर ये ब्रेक होता है तो जो हमारा जिंक वाला पार्ट है वो कंटिन्यू करेगा कोरोड होने में, उसका कोरोजन होगा। पर जो हमारा आयरन का पार्ट है ये सेफ रहेगा, ये कोरोड नहीं होगा। अब नेक्स्ट मेथड है क्रोम प्लेटिंग या फिर टिन प्लेटिंग। ये भी ऊपर वाले मेथड के जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, और जो हमारा रिक्वायर्ड मेटल है उस पर क्या करते हैं, या तो क्रोमियम का या फिर टिन का एक लेयर, एक पतला सा लेयर फॉर्म कर देते हैं। और ये ज़्यादातर मेथड जो है हमारे आयरन या फिर जो स्टील के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें किया जाता है। और इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं वो है टिफ़िन बॉक्स। जो टिफ़िन बॉक्स होते हैं स्टील के, उसमें हम लोग निकल की प्लेटिंग कर देते हैं। निकल जो मेटल होता है उसकी प्लेटिंग कर देते हैं, अंदर से और बाहर से दोनों साइड से, ताकि हम लोग उसको रस्टिंग से रोक सकें। और यही टिफ़िन बॉक्स के केस में क्या होता है, कई जगह हम लोग टिन का यूज़ करते हैं, टिन का एक लेयर टिन की प्लेटिंग कर देते हैं। और टिन इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा टिन होता है ना वो नॉन पॉइजनस होता है। तो टिफ़िन में हमको क्या है, खाने पीने का सामान रखना है, तो हमको नॉन पॉइजनस सब्सटेंस की प्लेटिंग करने होगा, जिससे हमें हार्म ना पहुँचे, और साथ में जो हम लोग फूड आइटम रख रहे हैं वो भी कॉन्टेमिनेट ना हो। और बाकी जो क्रोम प्लेटिंग है, क्रोम प्लेटिंग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो हमारे टैप्स होते हैं या फिर बाइसिकल्स, उसमें हम लोग क्रोम प्लेटिंग का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का हम लोग डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जो लास्ट मेथड है वो है मेकिंग अलॉयज। अब मेकिंग अलॉयज ये अपने में एक नया टॉपिक है, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको अब लोग आगे डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहले हम सब लोग
समझेंगे कि एलॉय क्या होता है। तो देखिए, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर मेटल्स। या तो दो मेटल रहेंगे या दो से ज्यादा मेटल्स भी हो सकते हैं, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकता है। तो देखिए, एलॉय क्या हो गया, जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को आपस में मिक्सचर बनाते हैं, कंबाइन करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर यानी यूनिफॉर्म मिक्सचर रहता है, तो उसको कंबाइन करके जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग नाम देते हैं एलॉय। अब देखिए उसका प्रिपरेशन का मेथड क्या कह रहा है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। जो हम पहला मेटल लेंगे उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटल नाम देंगे। और उसको क्या करते हैं, सबसे पहले मेल्ट करते हैं और फिर उसको क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे अनदर मेटल में, जो हमारा सेकंड मेटल है एलॉय बनाने के लिए, उसमें इन इट विद अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए डेफिनेट प्रोपोर्शन यहाँ पर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कई सारे एलॉय में क्या होता है, हम लोग 50:50 यानी क्या करते हैं, आधा पार्ट एक मेटल का लेंगे और आधा पार्ट अदर मेटल का लेंगे। कुछ एलॉयज में क्या होता है 30:70। तो इस तरह अलग अलग एलॉयज में अलग अलग रेशियो होता है, अलग अलग डेफिनेट प्रोपोर्शंस होता है। तो हमको जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह हमें ज़रूरत है, उस बेसिस पर हम फर्स्ट मेटल और सेकंड मेटल के अमाउंट को उस प्रोपोर्शन में मिलाते हैं। अब क्या कह रहा है उसके बाद, इट इज देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। अब जब ये आपस में डिसॉल्व कर दिए, मिला दिए, उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर कूल कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अलोइंग इज वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये पॉइंट कह रहा है कि अलोइंग जो हमारा मेथड है, ये जो प्रोसेस अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये काफ़ी अच्छा मेथड है, वेरी गुड मेथड है। किस चीज़ के लिए, जो हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब लास्ट पॉइंट को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल का हेल्प लेंगे। क्या होता है कि हमको पता है जो हमारा एल्यूमिनियम मेटल है, ये काफ़ी लाइट होता है, यानी बहुत हल्का होता है। अब देखिए लाइट है यानी ये यूज़फुल तो हो सकता है, जैसे हमको कहाँ पर एयरक्राफ्ट वगैरह में बनाने के लिए। पर लाइट होने के साथ साथ इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो क्या करते हैं ना, कि हम लोग इस एल्यूमिनियम मेटल का एलॉय फॉर्म कर लेते हैं। एलॉय फॉर्म कैसे करते हैं, हम एल्यूमिनियम मेटल लेते हैं, इसको साथ में मिला देते हैं कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये चारों को कंबाइन करके एक एलॉय फॉर्म करते हैं जिसका नाम है ड्यूराल्यूमिन। और ये जो हमारा एलॉय फॉर्म हुआ ड्यूराल्यूमिन, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो ये लाइट है ही, क्योंकि हमारा एल्यूमिनियम जो मेन कंपोनेंट था, जो प्राइमरी मेटल था, वो लाइट है, साथ में ये स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो है इसको हम लोग प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह। जैसे इसका जो सबसे ज़्यादा जो मेजर यूज़ है वो होता है एयरक्राफ्ट की बॉडी में। एयरक्राफ्ट की बॉडीज़ में इस एलॉय को हम लोग यूज़ करते हैं। साथ में जो स्पेस सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारी मेजर रिक्वायरमेंट वहाँ पर क्या होती है कि लाइट से लाइट मेटल हो, यानी कि हल्का से हल्का हो और साथ में स्ट्रॉन्ग हो। तो क्या है, इस एलॉय का हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, वो ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। यानी जो एलॉय का प्रॉपर्टी है ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पीछे ही देखा कि यहाँ पर जो ड्यूराल्यूमिन बना, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग था, पर ये जिससे बना है जो हमारा मेटल था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलॉय की, वो डिफरेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, जिससे इसको बनाया जा रहा है। तो देखिए इन जनरल, अब देखिए यहाँ पर इन जनरल क्या है, यानी ये एक कोई रूल नहीं है, पर्टिकुलर रूल नहीं कि हर केस में फॉलो होगा, पर ये जनरल बात कर रहा है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, पहला पॉइंट कह रहा है alloys आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। यानी कि जो हमारे alloy फॉर्म हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर है, यानी हमको यहाँ पर हेल्प कर रहा है। हमको ज़्यादातर केस में क्या चाहिए होता है, स्ट्रॉन्गर मेटल चाहिए होगा या फिर स्ट्रॉन्गर ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो एलॉयस का यूज़ करके क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट को और इजीली फॉर्म कर लेते हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म कर लेते हैं। बाकी जो हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती है उस बेसिस पे हम लोग अपना एलॉय को फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है एलॉयज आर हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। थर्ड पॉइंट कह रहा है एलॉयज आर मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। तो देखिए नॉर्मली मेटल क्या होते हैं, कोरोजन के लिए रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, यानी उसको ईजिली कोरोड हो जाते हैं। पर क्या करते हैं, उस मेटल को जब हम लोग किसी और मेटल के साथ कंबाइन करके एक प्रॉपर एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो एलॉय क्या होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कोरोजन के, वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है कोरोजन का, यानी उस पर ईजिली कोरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एलॉयज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स
देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। अब ये देखिए, ये वाला पॉइंट क्या है, कुछ केसेस में हमको यूजफुल भी हो सकता है और कुछ केसेस में नॉट यूजफुल भी हो सकता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप का अलॉय चाहिए। अगर हमको कोई अलॉय ऐसा चाहिए जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल हमको कहीं फ्यूज़ वगैरह में यूज़ करना है, तो फ्यूज़ वगैरह में क्या होता है कि हमको ऐसा मेटल चाहिए, ऐसा अलॉय चाहिए जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, जो जल्दी से गल जाए, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पर वहीं पर अगर आप सोचें कि हमको हीटर में यूज़ करना है वायर, और अगर उस वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया, तब तो यहाँ पर ये वाला नहीं हो सका। तो हमको पॉइंट क्या याद रखना है कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं ना। लास्ट पॉइंट कह रहा है अलॉयज हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन प्योर मेटल। ज़्यादातर अलॉयज का क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कम होता है प्योर मेटल से। अब हम कुछ अलॉयज का एग्जांपल देखेंगे जो आपके सिलेबस में है, और कुछ और अलॉयज भी जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऑलरेडी अभी हम लोगों ने एक अलॉय का डिस्कशन किया था, उसका नाम था ड्यूराल्यूमिन। और ये किस किस का अलॉय था आपको याद हो गया होगा, एक तो एल्यूमिनियम था, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। इसका प्रॉपर्टी क्या था कि एक तो ये लाइट होता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही एक और अलॉय होता है मैंगेलियम। इसमें हम लोग एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं। ये दोनों का अलॉय से इस ये दोनों मेटल को आपस में कंबाइन करके इस अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। और इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि ये लाइट होता है और साथ में क्या होता है, हार्ड होता है। ये जो मैंगेलियम हम लोग पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों क्या होता है, ये जो हमारा आयरन मेटल होता है ना, ये एक वाइडली यूज्ड मेटल है। इसका हम लोग बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ करते हैं, पर इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्योर आयरन होता है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और ईजिली स्ट्रेच किया जा सकता है इसे जब ये हॉट हो। तो क्या करते हैं, इस आयरन में हम लोग कार्बन को मिला देते हैं, और कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। 0.5% से लेके 1.5% तक ये वेरी कर सकता है। और फिर इस आयरन में जब कार्बन को हम मिला रहे हैं, तो जो अलॉय हमको मिल रहा है उसका नाम होता है स्टील। और आप लोग को तो पता ही है स्टील का कितना ज़्यादा यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में। और ये जो अलॉय फॉर्म हुआ किससे, आयरन और कार्बन से, इसका नेचर होता है हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और इस पे जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो भी स्लो होता है इन कंपैरिजन टू आयरन। और यहाँ पर ये जो कार्बन का परसेंटेज है, इसको हम लोग जैसे जैसे वेरी करते जाएंगे, जैसे जैसे अलग करते जाएंगे, कम ज़्यादा करते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ और अदर प्रॉपर्टीज़ होगी स्टील की वो वेरी करेगी, वो चेंज होते जाएगी। अब क्योंकि स्टील का नेचर हार्ड और स्ट्रॉन्ग है, इसका हम लोग बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्क्रू होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ब्रिजेस हो गए, आपके रेलवे लाइंस हो गए, हर जगह पर ज़्यादातर आपका स्टील का ही यूज़ किया जाता है। और इस सेम आयरन मेटल को जब हम लोग क्रोमियम और निकल के साथ मिला देते हैं, तो हमको मिलता है स्टेनलेस स्टील। जो एलॉय फॉर्म होता है उसका नाम होता है स्टेनलेस स्टील। और ये स्टेनलेस स्टील भी हार्ड और स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, और साथ में इसकी एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है, बहुत खास प्रॉपर्टी होती है कि इस पे रस्टिंग नहीं होता। इट डज नॉट रस्ट एट ऑल। अब क्योंकि ये कोरोड नहीं हो रहा, तो इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स में, जो हमारे बर्तन होते हैं खाने बनाने के लिए, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में नाइफ हो गया, सीज़र हो गया, ये सब जगह इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील का। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अलॉय जो कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है वो होता है ब्रास। ब्रास आपका जो अलॉय है वो फॉर्म होता है कॉपर और जिंक की मदद से। कॉपर और जिंक मेटल का यूज़ करके हम लोग ब्रास, ये हमारा अलॉय का नेम है, इसका हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। अब कई बार इसमें परसेंटेज भी पूछ लेता है, तो आप लोग परसेंटेज भी इसमें ध्यान रखिए। जिसमें कॉपर का परसेंटेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कॉपर होता है आपका 80%, और जो जिंक होता है ये होता है आपका अप्रॉक्स 20%। और इस ब्रास को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। आप लोग ने कई बार इस वर्ड को सुना होगा। तो ये जो पीतल है यही आपका क्या है, ब्रास होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अलॉय जो एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है वो है ब्रोंज। ब्रोंज में भी जो एक प्राइमरी मेटल आपका यूज़ किया जा रहा है वो है कॉपर, और जो दूसरा मेटल साथ में यूज़ किया जा रहा है वो है टिन। अब परसेंटेज इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कॉपर यहाँ पर होता है अप्रॉक्स 90%, और टिन यहाँ पर कम अमाउंट में लगभग 10% होता है। और साथ में जो ब्रोंज है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, स्टैचूज़ वगैरह में, कॉइन्स में, और स्पेशली मेडल्स में। मेडल्स आप लोग ने सुना होगा ना, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज,
तो ये ब्रोंज, ये जो अलॉय है इसका यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। साथ में कुकिंग यूटेंसिल्स और शिप्स के भी कई सारे इक्विपमेंट्स में कई सारे जगह पर इस ब्रॉन्ज अलॉय का हम लोग यूज़ करते हैं। और जैसे ब्रास का हिंदी पीतल होता है, ठीक उसी तरह ब्रोंज का हिंदी क्या होता है, कांस होता है। कांस्य पदक आप लोग ने सुना होगा। अब नेक्स्ट वाला जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सोल्डर। सोल्डर आप लोग ने कहा होगा, सोल्डरिंग वायर आप लोग ने सुना होगा कई जगह। तो सोल्डरिंग वायर क्या होता है, बेसिकली वेल्डिंग ऑफ वायर, हम लोग वायर को जोड़ते वगैरह हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब ये जो सोल्डर है ये भी आपका अलॉय होता है, और ये अलॉय होता है लेड का, और साथ में यूज़ होता है यहाँ पर टिन। और जो परसेंटेज है ये होता है 50% और ये भी होता है 50-50%। ठीक बच्चों, तो याद क्या करना है कि जो सोल्डर है ये अलॉय है लेड और टिन का, और जो अमाउंट है वो है 50-50%। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट है ये काफ़ी कम होता है, किससे, ये जो प्योर मेटल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इनसे। और इसी लो मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको सोल्डरिंग ऑफ वायर्स में या फिर वेल्डिंग ऑफ वायर्स में इसका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अमलगम के बारे में। अब देखिए, अमलगम आपका अलॉय का नाम नहीं है, अमलगम एक जनरल टर्म है। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली जो हमारा मर्क्यूरी मेटल होता है जिसका सिंबल होता है Hg, जब इस मर्क्यूरी मेटल को हम किसी और सेकेंडरी मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो उसके बाद जो अलॉय का फॉर्मेशन होता है उसका नाम हम लोग देते हैं अमलगम। ठीक बच्चों, तो ये कोई पर्टिकुलर अलॉय नहीं है, क्या है, ये मर्क्यूरी का अलॉय होता है। तो मर्क्यूरी के अलॉय के लिए जो एक स्पेशल नेम दिया जाता है वो है अमलगम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मर्क्यूरी मेटल को सोडियम मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो जो हमारा अलॉय फॉर्म होता है उसका नाम हम लोग देते हैं सोडियम अमलगम। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो मर्क्यूरी है इसके साथ में हम सिल्वर यानी Au, टिन और जिंक यानी Sn और Zn इसका आपस में यूज़ करके कंबाइन करके जो अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, इसका यूज़ कौन करते हैं, हमारे डेंटिस्ट करते हैं। और डेंटिस्ट यूज़ करते हैं फिलिंग ऑफ टीथ में। जैसे कभी क्या होता है, दांत वगैरह अगर सड़ जाते हैं तो इस केस में क्या होता है, हम लोग फिलिंग ऑफ टीथ करा लेते हैं, दांत को उस जगह पे क्या होता है भरवा लेते हैं। तो वहाँ पर ये चार मेटल आपस में कंबाइन करके जो अलॉय फॉर्म करते हैं उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर बस एक पॉइंट ये याद रखना था कि मर्क्यूरी मेटल को जब हम किसी अन्य मेटल से, किसी अदर मेटल से कंबाइन करते हैं तो उस केस में जो अलॉय का फॉर्मेशन होता है उसका नाम होता है अमलगम। अब आज का लास्ट टॉपिक है गोल्ड के अलॉयज। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको 3-4 छोटे-छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा प्योरिटी ऑफ गोल्ड है इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कैरेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और 100% जो आपका प्योर गोल्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट ये नोट करने वाला है कि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ज्वेलरीज वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा 24 कैरेट गोल्ड होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से हम लोग इसका ज्वेलरीज या फिर ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। इसलिए कॉमनली जो हमारा मार्केट में यूज़ होता है वो क्या होता है, या तो 22 कैरेट गोल्ड होता है, या 20 कैरेट गोल्ड, या 18 कैरेट गोल्ड। ऐसे आपको वेराइटीज़ में अलग अलग मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्योरिटी के बेसिस पे। अभी जो आपको अलग अलग वैरायटी या अलग अलग केसेस के दिख रहे हैं, इसमें क्या होता है, जैसे 22 कैरेट है तो 22 कैरेट का मतलब ये हो जाता है कि आउट ऑफ 24 आपका 22 पार्ट क्या होगा, गोल्ड होगा। और जो बचा 2 कैरेट है, जो बचा 2 पार्ट है, इसका हम लोग दूसरा मेटल यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या सिल्वर वगैरह यूज़ कर लेते हैं या फिर कॉपर का यूज़ कर लेंगे। और ये दोनों को यूज़ करने से क्या होता है, थोड़ा सा हार्डनेस आ जाता है, जिससे कि जो हमारे ज्वेलरीज हैं या फिर ऑर्नामेंट्स है उसका फॉर्मेशन कर सकेंगे हम लोग। 24 कैरेट है जो प्योर गोल्ड होता है ना, इससे हम लोग नहीं बना पाएंगे, ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो क्या होता है, ईजिली वो मुड़ जाएगा या फिर ईजिली गल जाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा अमाउंट में क्या करते हैं, या तो सिल्वर का या तो कॉपर का इसमें मिक्सचर कर लेते हैं, इससे कंबाइन कर लेते हैं गोल्ड से। अब इसके बाद एंड में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्या है ये पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। कह रहा है कि जो हमारे सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं उसको जब हम लोग कुछ टाइम तक एयर में छोड़ देते हैं तो उनका जो कलर है वो क्या चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। और ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन एयर। क्या होता है, एयर में जो सल्फर प्रेजेंट होता है इससे रिएक्ट हो जाता है, यानी हमारा जो सिल्वर है वो सल्फर से रिएक्ट हो जा रहा है और उससे फॉर्म कर ला रहा है एक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड,
जिसकी वजह से जो कलर है वो हो जा रहा है आपका ब्लैक टर्न। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा कॉपर है वो रिएक्ट कर रहा है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से रिएक्ट कर रहा है जो कॉपर है इन द एयर, एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। क्या है, जो हमारा कॉपर है इसका जो नॉर्मल जो नेचुरल कलर होता है वो क्या होता है, शाइनी ब्राउन कलर का होता है। अब धीरे धीरे जब क्या होता है, ये मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, तो इसका जो शाइनी अपीयरेंस है ना, ये धीरे धीरे कम होने लगता है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और ये क्या होता है फिर, एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। जब ये धीरे धीरे कम होगा ना, तो उस पर एक लेयर चढ़ जाती है, और जो लेयर चढ़ेगी उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। अभी जो ग्रीन सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कॉपर कार्बोनेट है। कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन होने की वजह से जो ऊपर का लेयर है वो ग्रीन चेंज हो जाएगा, उसका कलर जो है ग्रीन हो जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये तो आप लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर, जब हम आयरन को मॉइस्चर से एक्सपोज कर देते हैं लॉन्ग टाइम पे। अब देखिए मॉइस्चर का क्या मतलब है कि आपको यहाँ एयर तो मिल रहा है, और साथ में मॉइस्ट होने की वजह से क्या है, आपका वाटर का भी सप्लाई हो रहा है। तो एयर और वाटर आपको ईजिली अगर अवेलेबल हो जा रहा है आयरन के लिए, तो आपको पता है वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। और आयरन के केस में कोरोजन को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग। तो वही कह रहा है कि जब इसको एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्ट एयर के लिए लॉन्ग टाइम के लिए, तो क्या होता है, एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, जिसका हम नाम कहते हैं रस्ट। रस्ट के लिए एक नया टर्म यहाँ पर यूज किया गया है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो बच्चों ये था आपका ओवरऑल वीडियो कोरोजन पे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पे, और लास्ट में हमने अलॉयज, कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज डिस्कस किए उसके ऊपर। आई होप आप सभी को ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ पर हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।